Hello students, in today's lecture we will discuss about various biogeochemical cycles from the chapter Earth as a System, Energy, Matter and Life. So what are biogeochemical cycles? As you can see in the picture, there are various biogeochemical cycles: water cycle, carbon cycle, nitrogen, oxygen, sulfur and phosphorus. In your syllabus, we will discuss about water cycle, carbon cycle, nitrogen cycle and oxygen cycle. Before discussion of these cycles in detail, we should understand the meaning of biogeochemical cycles. So what are biogeochemical cycle? Basically the cyclic movement of matter and energy between the abiotic and biotic components is called biogeochemical cycle. बेटा इसमें एक वर्ड है साइक्लिक मूवमेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइक्लिक मूवमेंट? मीन्स जहाँ से जो चीज़ चलनी शुरू होगी वहीं पे वो वापस पहुँचेगी. ठीक है. सेकेंड टर्म इज एबायोटिक. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट मीन्स लिविंग कॉम्पोनेंट. तो किसी भी इकोसिस्टम में जो भी एक्सचेंज होता है मैटर और एनर्जी, जब वो जहाँ से चलता है और वहीं पे वापस पहुँच जाता है तो उसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल. सो देयर इज़ अ डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इको सिस्टम. डायनेमिक का मतलब है लगातार चलने वाला, कभी भी ना रुकने वाला. This interconnectedness helps ecosystems recover from disturbances or degradation and maintain environmental balance. आज की डिस्कशन के बाद हम ये देखेंगे कि जो भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं उनमें एक लगातार चलने वाला रिलेशन है जिसको हम डायनेमिक रिलेशनशिप बोलते हैं. और इन्हीं रिलेशनशिप्स के कारण जो हमारी अर्थ का जो सिस्टम है वो एक बैलेंस फॉर्म में चलता आ रहा है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि वाटर साइकिल मीन्स वाटर ने जहाँ से चलना है वहीं पे उसने वापस पहुँच जाना है. तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है मेनली इवेपोरेशन. इवेपोरेशन जैसे कि कोई भी वाटर बॉडी है, रिवर, लेक, ओशियंस, ठीक है, इनमें से क्या होता है कि पानी है जो दिन के टाइम सनलाइट की हेल्प से इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होके कि वो कहाँ चले जाता है, एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में, और वहाँ पे उसकी क्या होती है, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का बेसिकली मीनिंग होता है कि जो वाटर वेपर्स थे वो आपस में मिलके कंडेंस हो जाएंगे. ठीक है. और उसकी कंडेंसेशन के बाद बनता क्या है, क्लाउड्स. और आपको पता है जब भी क्लाउड्स बनते हैं तो वो अर्थ पे पानी को दोबारा भेजते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो. Means it returns as precipitation in the form of rain, hail or snow to the surface and thus finally flows back to ocean. तो हमने वाटर बॉडी से स्टार्ट किया और वाटर बॉडी में भी वाटर है जो दोबारा वापस आ गया. तो इसको हम इन ब्रीफ क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. अब ये जो वाटर वापस आया इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो, इसमें से कुछ वाटर वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा, कुछ वाटर सॉइल में सीप कर जाएगा और रॉक्स में चला जाएगा, मींस ग्राउंड वाटर की फॉर्म में चला जाएगा, और कुछ वाटर है जो सॉइल में मिनरल्स को डिज़ोल्व करने के काम आएगा. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली योर वाटर साइकिल, जिसमें मेनली कौन कौन से स्टेप्स हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. इवेपोरेशन को, ठीक है, बेसिकली क्या इवेपोरेशन, जब किसी भी वाटर बॉडी का पानी सनलाइट की हीट की वजह से ऊपर जाएगा, वहाँ पे क्या होगी, इसकी कंडेंसेशन, और वो फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में क्या आ जाएगा, धरती पे वापस. सो दिस इज़ बेसिकली योर वाटर साइकिल. अब जो हमारी क्लाइमेट में चेंजेस हो रही हैं तो उसका क्या एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहा है. एडवर्स का मतलब उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं वाटर साइकिल पे. फॉर एग्जांपल, अ वार्मर एटमॉस्फेयर मीन्स जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी
तो वहाँ पे क्या होगा, जितना एटमॉस्फेयर गर्म होता है उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। अगर हमारा मॉइस्चर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो वहाँ उस एरिया में क्या होगा, हैवी रेन्स मीन्स मॉनसून, ठीक है। और कहीं पे ज़्यादा बारिश होगी और कहीं पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, तो कहीं पे क्या हो जाएगा, फ्लड्स, और कहीं पे क्या हो जाएंगे, ड्रॉट्स। अब जहाँ ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, जैसे कि कोस्टल एरिया में, क्योंकि सी लेवल बढ़ेगा, ठीक है, लाइक मुंबई और चेन्नई, ठीक है। और जहाँ पे ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर की जो सस्टेनेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि जो वाटर साइकिल है वो हमारे सारे स्फीयर्स को इंटरकनेक्ट कर रहा है। कौन कौन से, क्रायोस्फीयर मीन्स रिलेटेड टू ग्लेशियर्स, हाइड्रोस्फीयर रिवर्स एंड ओशियंस, एटमोस्फियर एंड जियोस्फीयर। जियोस्फीयर इज बेसिकली जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट है, एंड बायोस्फीयर, क्रॉप्स एंड फिशरी, ठीक है। तो ये बेसिकली होता किसके कारण है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसको भी हम आज के लेक्चर में आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट इज कार्बन साइकिल। सो व्हाट इज कार्बन साइकिल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है। कार्बन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इसको बैकबोन ऑफ द ह्यूमन लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल एनी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए न्यूक्लिक एसिड ही होता है एक, ठीक है, सभी में जो कार्बन है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है। और ये कार्बन भी है जो, ये इसका भी एक साइकिल रहता है हमेशा बिटवीन द एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर मीन्स रिलेटेड टू गैसेस, बायोस्फीयर मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, जियोस्फीयर मीन्स अंडर द सॉइल, अंडर द ग्राउंड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स और फॉसिल फ्यूल, एंड हाइड्रो मीन्स रिलेटेड टू वाटर बॉडीज, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार्बन साइकिल ऑपरेट एट वेरी डिफरेंट टाइम स्केल। मतलब ये जो कार्बन साइकिल है बेसिकली टू टाइप्स का होता है, फास्ट साइकिल एंड स्लो साइकिल। फास्ट साइकिल जिसको कंप्लीट होने में कुछ दिन से कुछ साल लग सकते हैं, और जो स्लो साइकिल होता है उसको मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। तो जो फास्ट साइकिल है इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, हम सबको पता है कि जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स, बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस में करते हैं फोटोसिंथेसिस, और एज अ रिजल्ट हमारे पास टू चीज़ों की प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज एंड एनर्जी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने एटमॉस्फेयर से ले ली, अब इसको वापस भी भेजना है, तो ये जो एटमॉस्फेयर में वापस कैसे जाएगी, थ्रू द रेस्पिरेशन। चाहे प्लांट्स की रेस्पिरेशन है चाहे एनिमल्स की रेस्पिरेशन है, हमें रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये भी एक साइकिल हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहले यूज़ किसने किया, प्लांट्स ने, बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की रेस्पिरेशन से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में वापस। इसके अलावा कोई भी जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल कोल, पेट्रोलियम, जब भी उसकी बर्निंग होती है तो उसकी बर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड मेनली बनती है, तो वो भी एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब कौन कर पाता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। सो व्हाट इज़ फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं बेटे, जो कोई भी वाटर बॉडी है उसकी सरफेस पे उगने वाले प्लांट्स, फॉर एग्जांपल एल्गी। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था फास्ट साइकिल। नेक्स्ट इज योर स्लो साइकिल विच हैपन्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। कैसे, कोई भी प्लांट या एनिमल जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो अर्थ के नीचे क्या हो जाता है, बरिड, और अल्टीमेटली उसकी कन्वर्जन किस में हो जाती है, फॉसिल फ्यूल, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, कोई ऑयल, कोई गैस।
और जब इन फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, ठीक है, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एनी अदर पर्पस, तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग में से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बैक इसमें चले जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसी तरह एटमॉस्फेयर और ओशियन में भी लगातार कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज, ठीक है। ओशियन वाटर बॉडी है जो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और उससे क्या बनाती है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। कुछ मैरीन ऑर्गेनिज्म जो ओशियन में मिलते हैं उनको यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेल्स, ठीक है। और जब ये ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, मतलब इनकी जब डेथ हो जाती है, तो ये सिंक करते हैं ओशियन के फ्लोर पर और अल्टीमेटली इनकी बॉडी का जो कार्बन है वो फिर से दोबारा कहाँ पे चला हो जाता है, एटमॉस्फेयर में वापस। इस डायग्राम में आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कर्व बेसिकली आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि 1960 से लेके 2025 तक जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, ये लगातार बढ़ रही है। ये जो कर्व है अपवर्ड है, ठीक है। बट ये जो कर्व है अपवर्ड है वो स्ट्रेट नहीं है, ये जिग जैग पैटर्न में है, ठीक है। तो ये जिग जैग पैटर्न, इस कर्व का एक स्पेशल नेम है कीलिंग कर्व। तो ये जिग जैग, कभी अप कभी डाउन। तो अप का मतलब है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, और डाउन कर्व ये कब आता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने किसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट तो हो रही है, बट ऑन द होल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी एटमॉस्फेयर में अमाउंट है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और जिसका क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स और डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों को काटना, ठीक है। तो इससे भी क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कहते अबाउट 35% इंक्रीज हो चुकी है फ्रॉम 1960 टू 2025। तो ये एक बहुत ज़्यादा राइज है कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में, ठीक है। तो इसका बैड इफ़ेक्ट, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है कि इससे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर। जैसे कि दिन ब दिन हमारे देश में है जो गर्मी बढ़ रही है, उसका कारण क्या है, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन जिम्मेवार होता है, ग्रीन हाउस गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होएगा, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो अर्थ का टेम्परेचर राइज करेगा, जिससे मेल्टिंग होगी ग्लेशियर्स की, ठीक है। जब भी मेल्टिंग होएगा तो वाटर लेवल है वो राइज करेगा, जिससे कि बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। कहीं पे फिर वही होगा कि एक्सटेंसिव रेनफॉल होगी, और कहीं पे ड्रॉट वाली कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हम सबको इस कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को कम करने के कोशिश है जो वो लगातार करनी चाहिए। नेक्स्ट साइकिल इज़ योर नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन भी हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज हमारी जो बॉडी में दो मेन चीज़ें हैं, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स, ठीक है, उसका जो मेन कंपोनेंट क्या होता है बेटे, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड में हमेशा क्या होता है, नाइट्रोजन। सिमिलरली कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, तो उसका भी इसेंशियल पार्ट क्या होता है, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ का एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है। हमारी एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन है, बट ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जिसको हम फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन भी बोलते हैं, इसकी मेन ड्रॉबैक क्या है कि कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल इसको इस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकता,
N2 की फॉर्म में, ठीक है। सो इट इज़ रैदर नॉन रिएक्टिव एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अब ये जो कांस्टेंट एक्सचेंज होती है बिटवीन द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड देन रिलीज ऑफ दिस नाइट्रोजन बैक टू एटमॉस्फेयर इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। तो इस नाइट्रोजन साइकिल में जो मेन स्टेप्स रहेंगे वो कौन से होंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, वो दो तरह के बैक्टीरिया कर सकते हैं। एक तो होता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया है वो सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता, वो किस में जाता है? जिसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बीन्स, पीज, ठीक है। तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ठीक है। तो इसमें एक कैपेसिटी होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है इनटू यूजफुल फॉर्म लाइक अमोनिया। सिमिलरली सॉइल में भी एक बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर। इसकी भी एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली अब्जॉर्ब करके उसको यूजफुल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे जो वर्ड है यूजफुल नाइट्रोजन, उसका मतलब क्या है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ N2 to NH3. So what is N2? Free nitrogen. And what is NH3? Ammonia. So this is your basically nitrogen fixation. तो इसको कौन कर रहा है? राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर। अब ये जब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है nitrification. So what is nitrification? Nitrification is basically the conversion of ammonia either in the form of nitrite or in the form of further nitrate, NO2 negative and NO3 negative. तो इसके लिए भी स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट में जो कन्वर्ट करता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है नाइट्रोसोमोनस, और जो अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, सॉरी, जो नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, उसका नाम होता है नाइट्रोबैक्टर। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अभी जब ये नाइट्रोजन पहले अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बेटे हमारा एसिमिलेशन। मीन्स अब प्लांट्स हैं जो इस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और एनिमल्स हैं, मोस्टली एनिमल्स हैं जो वो किस पे डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स पे। तो ये एनिमल्स नाइट्रोजन को कैसे कंज्यूम करते हैं? बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। और जब किसी भी प्लांट और एनिमल की डेथ होगी, उसका जो वेस्ट होगा तो उस पर कुछ स्पेशल बैक्टीरिया, फंजाई एज डीकम्पोजर्स काम करेंगे, ठीक है। और उनके ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हुए नाइट्रोजन को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमोनिया में। तो ये देखो, ये जो स्टेप नज़र आ रहा है आपको, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनकी डेड बॉडीज़ पे किसने काम किया? डीकम्पोजर्स। और डीकम्पोजर्स ने फाइनली इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? अमोनिया। तो फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। अभी एक जो लास्ट बेसिकली स्टेप है कि हमें नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में वापस कैसे भेजना है, तो उसके लिए हमें स्पेशल बैक्टीरिया चाहिए होते हैं जिसको हम बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड द प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटे? स्यूडोमोनास, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रेट्स को, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं बैक इनटू द नाइट्रोजन गैस। तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? डीनाइट्रिफिकेशन। तो हमने जहाँ से नाइट्रोजन ली थी वहीं पे वापस पहुँचा दी। तो इससे हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। और
कभी कभी जो लाइटनिंग है, ठीक है, जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले जो लाइटनिंग होती है वो भी कंट्रीब्यूट करती है इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये देखो बताया हुआ है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग अ टाइनी अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे वो NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बट आजकल जो हमारा मेन प्रोसेस चल रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो क्या है, हैबर बॉश प्रोसेस। What is Haber-Bosch process? Conversion of nitrogen into ammonia with the help of hydrogen. So this process is basically your Haber-Bosch process. अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो it will be N2 plus 3H2 giving you 2NH3. तो ये जो अमोनिया है इसको हम फर्दर यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स। Fertilizers means any organic material used to intensify the growth of plant, means जिससे प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इसके कॉमन फ्रेज में से जाना जाता है ब्रेड फ्रॉम एयर। ब्रेड फ्रॉम एयर का मतलब है एयर में से हमने नाइट्रोजन को लिया, उसकी हेल्प से डायरेक्टली इसको कन्वर्ट किया अमोनिया में बाय यूजिंग द प्रोसेस हैबर बॉश प्रोसेस, और इस अमोनिया को फर्दर हमने यूज़ किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ब्रेड फ्रॉम एयर। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीजन साइकिल। अभी ऑक्सीजन तो आप सभी को ही पता है कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द अर्थ्स मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। अबाउट 21% ऑफ द अर्थ एटमोसफियर कंटेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो साइकिल है थोड़ा सा सिंपल है। देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन को यूज़ कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, क्योंकि हम सभी को जिंदा रहने के लिए जो सांस लेनी होती है तो वो ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर में से। और ये जो ऑक्सीजन है एक तो सांस लेने के लिए चाहिए, उसके अलावा हमारी बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, कोई भी प्रोटीन है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, कोई भी फैट है, सभी में आपको ऑक्सीजन मिलेगी। फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज दैट इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, देखो आपको इसमें ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड में भी क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, तो उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मीन्स COOH ग्रुप, फिर उसमें क्या आ गई? ऑक्सीजन। सिमिलरली कोई भी न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसमें भी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरीबडीज लाइफ। ठीक है, तो अब जब हम ऑक्सीजन साइकिल को डिस्कस करेंगे तो ऑक्सीजन साइकिल कैसे चलता है? हमने इसको यूज़ किया टू रिस्पायर। ठीक है, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, उसको अपनी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर रहा है और बदले में क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली कोई भी कंबस्चन होती है। कंबस्चन क्या है? किसी भी फ्यूल को बर्न करना, और बर्निंग इज़ अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय द यूज़ ऑफ विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हमने यूज़ कर लिया फॉर कंबस्चन, फॉर आवर रेस्पिरेशन। चाहे कोई प्लांट है, चाहे कोई एनिमल है, ठीक है, सभी को रिस्पायर करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और बदले में हम एटमॉस्फेयर को दे क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बट इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ कर रहा है? प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपर, सनलाइट एंड अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। इसकी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है बेटे? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज CO2 प्लस H2O। ठीक है, एंड वी विल गेट C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो दिस process is known as photosynthesis. तो देखो, oxygen, release of oxygen back to the atmosphere. So this completes our oxygen cycle. Now
So this is whole about different biogeochemical cycles. Basically we have discussed water cycle, carbon cycle, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल. इसके बाद हमारा एक जनरल टॉपिक है बेटे, जो हमारी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो आज हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है, उससे क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रही हैं. तो आप सभी को पता है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है उससे हमारी जो अर्थ है क्राइसिस फील कर रही है, ठीक है. क्राइसिस का मतलब है कि अर्थ को हम डे बाय डे पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कैसे हो रहा है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, ठीक है, इंडस्ट्रीज से, ठीक है. तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, ठीक है, ये जो सभी प्रोसेसेस है इससे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है. कैसे, एक्सेस एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस ओशियन एब्जॉर्प्शन, जो ओशियन वाटर है उसकी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने लगेगा अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी. तो उससे क्या होगा, जो सी वाटर है वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक. क्यों, क्योंकि उसमें क्या ज़्यादा बनेंगे, कार्बोनेट्स, ठीक है. और जो कार्बोनेट्स हैं वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्टीमेटली कार्बोनिक एसिड में, ठीक है. उससे क्या होगा, ओशियन लाइफ डिस्टर्ब होगी. वो वहाँ पे उगने वाले जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या उसके अंदर रहने वाली जितनी भी मैरीन लाइफ है उस सभी पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है. सिमिलरली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है या हम पेड़ों को लगातार काट रहे हैं, इससे भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है. ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, जैसे कि हमने पहले वो कर्व देखा, कीलिंग कर्व, उसमें भी हमने यही देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ रही है, जिससे क्या है कि अर्थ के सिस्टम में डे बाय डे क्या हो रही है, डिग्रेडेशन, ठीक है. नो डाउट फॉसिल फ्यूल्स आर इसेंशियली यूज़फुल फॉर अस. कैसे, क्योंकि मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फॉसिल फ्यूल की हेल्प से जनरेट हो पा रही है, ठीक है. बट ये जो एनर्जी है वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही है, ख़राब. तो इसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जो एनर्जी के, वो क्या है, यूज़ ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, ठीक है. तो नेक्स्ट आ गया ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स. ये बेसिकली हम नाइट्रोजन का एडवर्स इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि यूट्रोफिकेशन. सो व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन, जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में तो उससे क्या होता है कि हमारी सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट है वो बढ़ता है नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और ये नाइट्रेट्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं रिवर्स एंड लेक्स में, मतलब वाटर बॉडीज़ में. अब जब किसी भी वाटर बॉडी में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ना शुरू होता है तो वहाँ पे एल्गल ब्लूम होता है. एल्गल ब्लूम जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि सारा जो सरफेस है वाटर बॉडी का वो एक ग्रीन कलर्ड एल्गी से कवर हुआ है. तो इसको ही हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम. टू मच ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ एनी वाटर बॉडी, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि जो ये वाटर बॉडी है इसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम होनी शुरू हो जाएगी. जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी वाटर बॉडी में तो उसमें रहने वाली कोई भी लाइफ है, ठीक है, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, फॉर एग्जांपल फिश है, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है. कोई भी वाटर बॉडी बेटे जो भी उसमें रह रही है, प्लांट, एनिमल, ठीक है, सभी पे इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा, ठीक है. ऐसे हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में भी थोड़ी सी बात की है कि डिफॉरेस्टेशन के साथ भी क्या होगा, अगर हम प्लांट्स को ही काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा. अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो नेचुरली है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है जो डे बाय डे बढ़ती जाएगी, और इससे हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी पे ही इफ़ेक्ट आएगा. क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर किसी भी साइकिल की डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब होएगा
तो फूड चेन डिस्टर्ब होएगी, और अगर फूड चेन डिस्टर्ब होएगी तो पूरी बायोडाइवर्सिटी पे ही उसका एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो एक ये पिक्चर की फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि हमारे एक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं और उसका हमें ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या देखना चाहिए। जैसे वेहिकुलर एमिशन मीन्स जितना हम यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जा रही है। तो इससे देखो, आप देख सकते हो कि ग्राउंड लेवल स्मोक बढ़ रहा है। ठीक है, स्मोक क्या है? स्मोक प्लस फोग, दैट इज़ कॉल्ड स्मोक। इससे क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे ओजोन बननी शुरू हो जाती है, और ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। इट कैन कॉज वेरियस ब्रीदिंग इश्यूज़। ठीक है, मतलब पूरी एयर को ये अनहेल्दी कर देती है। ओजोन लेयर का स्ट्रेटोस्फीयर पे होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है वो सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, तो वो तो है प्रोटेक्टिव लेयर। बट अगर वही ओजोन ग्राउंड लेवल पे बननी शुरू हो जाए दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि बेसिकली हमारा पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब होएगा, चाहे वो एटमॉस्फेयर है, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर है, चाहे वो जियोस्फीयर है, और चाहे वो बायोस्फीयर है। सभी स्फीयर्स पे इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इसका सोल्यूशन भी हमने निकालना है। वी कैन यूज़ एनर्जी को, हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए, मतलब हमें एनर्जी को कंजर्व करने की ज़रूरत है, एनर्जी को बचाने की ज़रूरत है। हमें रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, प्लांट्स को काटने की बजाय उसकी प्लांटेशन पे जोर देना चाहिए। वाटर की हर एक ड्रॉप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमें ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि उसमें सस्टेनेबिलिटी आए। सो सस्टेनेबिलिटी क्या होती है बेटे, कि हमने अपना फ़ायदा देखना है बट बिना किसी फ्यूचर जनरेशन को नुकसान पहुंचाए। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अपना भी फ़ायदा करो बट आने वाली जनरेशन्स को भी उसका फ़ायदा उठाने दो। ठीक है, और ये है हमारा बेसिकली 3R साइकिल। दैट इज़ किसी भी चीज़ के ओवर यूज़ को कम करो। ठीक है, किसी चीज़ पे इतनी डिपेंडेंसी मत करो कि उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल रहा। अपनी ज़रूरतों को कम करो, रिड्यूस करो। किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले उसको रीयूज़ करने की कोशिश करो। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे कैंस खाली होते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स खाली होती हैं, तो उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं फॉर सम अदर पर्पज़। और जिन चीज़ों की रिसाइकलिंग पॉसिबल है उसकी रिसाइकलिंग के लिए होने के लिए भी ज़रूर भेजो। ठीक है, सो इस तरह हम सब मिलके एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, ये वही है जो हमने पीछे वाली पिक्चर में डिस्कस किया है बेटे, उसी के बारे में आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट इज एक हमारी जो इंडिया ने एक बेटे ग्लोबल इनिशिएटिव लिया है जिसको हम बोलते हैं मिशन लाइफ। ये जो लाइफ है इसको आप अगर ध्यान से देखो, इसमें L कैपिटल I स्मॉल L कैपिटल I स्मॉल F एंड E इज अगेन कैपिटल। सो दिस इज लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली उन्होंने यही बोला है कि कैसे हमने अपनी एक्टिविटीज़ के साथ अपनी पूरी अर्थ को बचा के रखना है। ठीक है, हमने कौन सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, इको फ्रेंडली। ठीक है, इको फ्रेंडली मतलब जिससे कि हमारे किसी भी इकोसिस्टम को नुकसान ना हो हमारी किसी भी एक्टिविटी से, बल्कि इकोसिस्टम को उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ताकि जो हमारे डिफरेंट स्फीयर्स हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, ये सभी आपस में पॉजिटिवली इंटरकनेक्टेड रहे और हमारी जो अर्थ है वो एक बढ़िया इकोसिस्टम के रूप में चलती रहे। ठीक है, सो देयर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर टॉपिक। ठीक है, सो फर्स्ट इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन एन इको सिस्टम। ये जो बेटे हमने आज साइकिल्स पढ़े हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर एंड नाइट्रोजन, इनका सबसे मेन रोल क्या है
to provide food directly, to recycle essential nutrients between biotic and abiotic, to create new elements for use by living things, or to remove pollutants and toxins from organism. So इसका सही आंसर क्या है? To recycle essential nutrients between biotic and abiotic component. Next is, which of the following is primarily responsible for warming of the earth? जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ रहा है उसका प्राइम फैक्टर कौन है? ठीक है, सो ये इसका अलग अलग आंसर हो सकता है बेटे, बट जो हमें ऑप्शंस दी हुई हैं इसमें से देखो, सोलर रेडिएशन इज इमीडिएटली एब्जॉर्ब्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड विच देन रिलीजेस इट एज हीट, or the atmosphere tiny particles absorb incoming solar radiations which directly heats the earth, or the earth's surface absorbs solar radiation which is then re-radiated and trapped by greenhouse gases. The earth's environment is heated only by solar radiation reflected by the clouds. No, so most appropriate answer is the earth's surface absorbs solar radiation which is then re-radiated एंड ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज हमने क्या कौन सी बोली थी बेटे? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. ये वो गैसेज हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को डे बाय डे बढ़ा रही हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स वाटर साइकिल. ये तो पता ही है कि अगर क्लाइमेट में कोई एडवर्स चेंज आएगी तो उससे वाटर साइकिल पे क्या इफ़ेक्ट होगा. देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर बॉडीज़ में से इवेपोरेशन बढ़ेगी. ठीक है, तो इससे क्या होगा? कहीं पे हैवी रेनफॉल मींस फ्लड्स और कहीं पे रिड्यूस्ड रेनफॉल मींस ड्रॉट्स. ठीक है, तो ये दोनों ही नुकसानदायक है. कहीं पे मेल्टिंग हो जाएगी और कहीं पे बिल्कुल ही मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो जाएगी और कहीं पे बिल्कुल ही सूखा पड़ जाएगा. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल. How would life on earth be affected if nitrogen were not cycled? तो हमने processes कौन सी पढ़ी थी बेटे? बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन. और इसका अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर इसकी साइक्लिंग प्रॉपर नहीं होगी? तो जैसे कि हमने बोला था कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, वो सारे नाइट्रोजन पे डिपेंडेंट है. तो वो जो इसेंशियल कंपाउंड्स हैं उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी टू मेंटेन. नेक्स्ट आ गया, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ्स ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल. व्हाट आर द अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना. वो आपको पता ही है कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है वो कम होगी. रिड्यूस ऑक्सीजन प्रोडक्शन बट इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये दोनों ही हार्मफुल है. इससे सारा क्या होगा? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन कैसे होगी बेटे? अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ओशियन में कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी. ठीक है, जिससे हैवी रेनफॉल हो सकता है कई जगह पे. और जहाँ पे भी हैवी रेनफॉल होगा बेटे तो वहाँ पे उसका नुकसान क्या होगा? जब हैवी रेनफॉल होगा तो कुछ वाटर तो जाएगा एज ग्राउंड वाटर, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली इनफिल्ट्रेशन. जब जो बारिश का पानी है वो ग्राउंड के नीचे चला जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन. बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज फ्लोन अवे इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ वाटर. रन ऑफ वाटर कौन सा होता है? जो पानी का धरती के ऊपर से ही बह जाना. तो उससे क्या होता है बेटे? जो ट्रीज़ की सॉइल को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी कम होती है और सॉइल की अपर लेयर भी उसके साथ डिस्ट्रॉय होती है विद द रन ऑफ वाटर. दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन. ठीक है, तो सभी साइकिल डिस्टर्ब हो रहे हैं, वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है. कहीं पे रेनफॉल कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली क्या होगा? क्लाइमेट चेंज. Next, explain with suitable diagram the path that carbon takes to go back to atmosphere. You may start from plants using carbon dioxide from the atmosphere. तो हमने पढ़ा ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ने यूज़ किया फॉर फोटोसिंथेसिस. उन प्लांट्स को किसने यूज़ किया? एनिमल्स. एनिमल की डेथ होगी, कोई प्लांट की डेथ होगी, डेथ एंड डिके, उस पर डिकम्पोजर्स काम करेंगे और अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ चले जाएगी? एटमॉस्फेयर में. इसके अलावा और कैसे जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में?
जब हम रिस्पायर करते हैं। कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल जब भी रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा कहाँ भेज देता है, एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट, वाई इज़ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अनडिज़ायरेबल, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, तो उससे क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, उससे क्लाइमेट चेंज होगा। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती हैं, राइजिंग सी लेवल एंड चेंजेस इन द वेदर पैटर्न। ठीक है बेटे, सो दिस इज़ होल अबाउट टुडेज lecture. Thank you beta.